हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कुछ पिछली वीडियोस हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे को कन्फ्यूज़न है, अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं। तो इस पर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देना चाहेंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से, और ये भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म खुलेगा, यानी कि आवेदन कैसे आप कर पाएंगे, कौन से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। गृह जनपद मोबाइल ओटीपी फॉर्म मिस्टेक पर विशेष चर्चा करेंगे, और क्या दूसरी काउंसलिंग की गुंजाइश होगी इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और जिला आवंटन का चुनाव कैसे करें इस पर भी सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाते हैं। कोई भी जैसे आधिकारिक पीडीएफ रहती है, या सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, या नियमावली है अध्यापक सेवा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलिएगा टेलीग्राम चैनल, या टेलीग्राम ऐप में भी जाके वहाँ पर @education मंत्रा टाइप कर देंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तकरीबन 2000 उसमें जो है चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपको सहूलियत रहेगी। तो चलिए वीडियो सेशन को यहीं पर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से 69,000 भर्ती का जो आवेदन है वो खुलने वाला है। देखिए, ये जैसे है एक ये आवेदन है, इसमें जो भी पर्सनल डेटा है उनको हाइड किया गया है क्योंकि किसी की गोपनीयता है। तो इस वजह से एक देख सकते हैं कि जन्मतिथि, ये सारी जो 13 नंबर तक की डेटा फिलिंग है, ये एक प्रकार से सारी की सारी जो है आपकी चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकती है। ये सारी की सारी डेटा जितनी भी हैं ये फिल रहेंगी हूबहू। और देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर लिख के आ जाएगा 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये 68,500 का है। यहाँ पे 2019 छप जाएगा, अनुक्रमांक आपका रहेगा। ये सब कुछ भी डिटेल्ड में नहीं रहेगा, यहाँ पे पूर्णांक 150 दिखाएगा, और प्राप्तांक यहाँ पर आपके आ जाएंगे, और इससे आपका मेरिट जो है वो डिसाइड हो जाएगा, कितना गुणांक क्या कुछ बन रहा है। फिर देखिए, एक कॉलम आपको ये देखने को मिलेगा, यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत हैं तो उसका विवरण, यानी कि कोई शिक्षा मित्र अभी तक सतत रूप से कार्यरत है। यदि अभ्यर्थी, साफ साफ देखिएगा, शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत है तो उसका विवरण देना है। कार्यालय ये क्या दिया, कार्यरत विद्यालय का नाम, विकासखंड, नगर क्षेत्र, फिर जिला सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद कब उसकी डेट ऑफ बर्थ है, नियुक्त होने की, सॉरी इसमें ब्लर है थोड़ा सा डाटा, मतलब ये शिक्षा मित्रों का डेटा है, इसको फिल करना होगा। वैवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट करनी होगी, मैरिड अनमैरिड। फोटो पहचान पत्र आपको सेलेक्ट करना होगा, वो क्या कुछ है। देखिए, वैवाहिक स्थिति में आप करंट की सिचुएशन को लिखेंगे। आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिखते हैं, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। मान लिया किसी की पहले शादी नहीं हुई थी, अब हो गई है, तो वो मैरिड ही इसमें ऑप्ट करेंगे। फिर है फोटो पहचान पत्र, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। वोटर आईडी कार्ड में भी रहे, लेकिन पिछली बार शायद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद आपका जो है, जी हाँ, पासपोर्ट। ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल गए थे। फोटो पहचान पत्र संख्या लिखेंगे। नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से निवास की स्थिति, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे है कि नहीं। देखिए, ये क्या है कि हो सकता है इस बार कॉलम हटा दिया जाए, और मे भी रहे भी, क्योंकि क्या है कि डिफरेंट स्टेट के ऑल इंडिया से जो भी अभ्यर्थी हैं उनको हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के डिसीजन के द्वारा परमिट किया गया था। तो इस वजह से ये कोई बाध्यता नहीं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष से आप निरंतर रह रहे हो। इसके संबंध में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसी भी जो कुछ स्थिति हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर वरीयता संख्या आ जाएगी। आगरा को आप किस नंबर पर रखना चाहते हैं, आप अपना पहला डेटा शीट बना लीजिएगा। जिस जनपद में जितनी सीटें हैं उसके लिहाज से अपने वरीयता क्रम में अपनी पहले मेरिट काउंट करिए कि मेरा गुणांक कितना बन रहा है। मान लिया किसी का गुणांक 75 बन रहा है, 75 बन रहा है, लेकिन उसने ऐसे जनपद को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पर 2 सीट हैं, जैसे गाजियाबाद में 2 सीट है, वहाँ पर उसने सेलेक्ट कर दिया, तो गाजियाबाद नहीं मिल पाएगा। वो तो कम से कम 80-85 किसी शिक्षा मित्र को मिलेगा जो वहाँ के होंगे। तो कुल मिलाकर आप जैसे आगरा को किस वरीयता क्रम में रखना चाहते हैं, मान लिया 26 नंबर पे, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे वरीयता संख्या,
वो आएगा बाकायदा खुल करके। बलरामपुर का है तो उसको आप इस तरह पूरा का पूरा सारा का सारा डेटा वरीयता क्रम में 1 2 3 4, या तो जो आपको पहले क्रम में मान लिया मुझे भरना है बांदा, तो मैंने इसको बांदा पे 1 लिख दिया, आजमगढ़ पे 2 लिख दिया, अमेठी पे 3 लिख दिया। इस तरह तो पूरी की पूरी चीज़ें 75 जनपदों को फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, 75 जनपदों में कोई भी जनपद छूटने न पाए। तो सभी जनपदों को आप भर देंगे और फिर इसके बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो 27 से 31 तारीख तक ये जो डेटा है इसको एनालाइज करेगी एनआईसी, और फिर इसके बाद आपका आवंटन किया जाएगा ज़िले का कि कौन से ज़िले में आपका सिलेक्शन श्योर हुआ है। अब देखिए, जिला आवंटन को लेकर स्थितियां पहले से विपरीत इस बार देखने के लिए मिल सकती हैं। पहली बार क्या हुआ था, 68,500 शिक्षक भर्ती की ये बात है। वहाँ पर क्या हुआ था, यूआर की सीट्स और ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उनका बंटवारा कर लिया गया था। और फिर इसके बाद अगर यूआर के कट ऑफ से आप ऊपर है, मान लिया यूआर का कट ऑफ गया 65 प्लस आप जा रहे हैं, तो यूआर के आपके जितने भी ये 75 जनपद हैं सब में आपको फाइट कराया जाएगा। और कहीं की भी अगर आप यूआर की सीट में आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर आपको वो ज़िला आवंटित कर देगा। ठीक है, काम ख़त्म। और फिर इसके बाद अगर यूआर की सीट में अगर कोई ओबीसी एससी है, अगर वो नहीं पा रहा सीट, तो उसको क्या है कि ओबीसी और उसके संबंधित आरक्षित सीट में आपको जो वरीयता क्रम है उसके हिसाब से जिले को आवंटित कर दिया जाएगा। ये पिछली व्यवस्था है, लेकिन ये एमआरसी का जो केस हुआ उसका जजमेंट आया कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, मान लिया उसने आगरा सेलेक्ट किया, उसकी यूआर सीट्स पर उसको सिलेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उसकी रिजर्व कैटेगरी में उसको सीट मिल रही है, उस गणांक पर आ रहा है, तो उसको वो जिला आवंटित किया जाना चाहिए। और इसके आधार पर जिला आवंटन निरस्त भी हुआ 68,500 का, और नए तरीके से जिला आवंटन की बात की गई है। अब विभागीय स्तर पर क्या कुछ भाई डिसीजन लिया जाता है वो तो उन पर ही निर्भर है, लेकिन नियमता यही है, कोई अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो पहले उसको यूआर की सीट देखी जाए उसके पहली चॉइस पर, और फिर इसके बाद उसके उसी जनपद में उसकी जो रिजर्व कैटेगरी सीट है उस पर देखा जाए, अगर उसको आ रहा है तो सेलेक्ट किया जाए, अदरवाइज उसके दूसरे जनपद पर विकल्प पर यानी कि विचार किया जाए। यूआर के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, यूआर में आपकी जो भी मेरिट होगी तो उसके अनुसार 75 जनपदों में आपको ओवरलैप कराया जाएगा। ओवरलैप क्या कहते हैं, फाइट कराया जाएगा। अगर 75 जनपदों में से कहीं भी आप सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 69,000 में 34,500 सीट के ऊपर आ रहे हैं, मतलब इनके नीचे ही आ रहे हैं, 34,500 को लिया जाएगा, बाकी बाहर कर देंगे। 34,500 यूआर के लिए अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, मतलब ऊपर के 34,500 फिल्टर कर लिए जाएंगे। ये मान लिया मैंने 34,500 निकाल के रख लिए कैंडिडेट, 1,46,000 से हमने 34,500 टॉप मोस्ट कैंडिडेट मेरिटोरियस को सेलेक्ट किया, वो किसी भी कैटेगरी को हो, कुछ भी हो। फिर इनको क्या है कि सीटें देना हमने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट चॉइस से। मान लिया किसी को, ये रमेश कैंडिडेट है, रमेश की जो है हम फिर वरीयता देखेंगे। पहले वरीयता पर देखेंगे कि पहली वरीयता जो रमेश ने आगरा की, कितने यूआर के ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यानी कि आगरा को सेलेक्ट किया है। अगर रमेश उनसे फाइट में ज़्यादा जा रहा है यहाँ की सीट के सापेक्ष, तो फिर जिला आवंटन कर दिया जाए। मतलब ये कुछ व्यवस्था रही है, लेकिन देखिए इसका कन्फर्मेशन क्या है, बहुत चीज़ें एनालाइज की गई किस प्रकार से क्या कुछ हुआ, तो उसमें भी भ्रांतियाँ देखने के लिए मिली। किसी को कम मेरिट पे मिला, किसी को ज़्यादा पे मिला, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो सलाह है वो हमारी अकॉर्डिंग ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपके सहूलियत वाला जनपद है, गृह जनपद से आस पड़ोस का कोई जनपद है, अच्छी खासी सीटें हैं, अपनी मेरिट के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपसे कमतर मेरिट वाले को चॉइस के रिलेशन में कि उसने पहली चॉइस किया था तो उसको मिल गया, आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो कैंडिडेट होंगे वो 69,000 सबसे टॉप कैंडिडेट्स होंगे और इन्हीं का जिला आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग के बाद अब इस मेन मुद्दे पर आते हैं, जो यहाँ पर लिखा है कि काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं। मतलब इसका ये है कि मान लिया आपने आगरा में काउंसलिंग करवाई, तो आपके संबंधित दस्तावेज वहाँ पे जमा हो जाएंगे, वहाँ पर पहले देखे जाते हैं, अगर वहाँ पे फिर जमा हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपके नियुक्ति पत्र निर्गमन के लिए वहाँ की जो 2 3 5 सदस्यीय टीम होती जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसमें प्रमुख होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 4 कमेटी बनती है। वो हर एक के जो
फॉर्म आते हैं या जो काउंसलिंग कराए रहते हैं उनके दस्तावेजों को देखा जाता है, क्या कोई उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है या कूटरचित तरीके से वो सिलेक्शन नहीं ले रहा है, या उसके जो निर्धारित मापदंड हैं उनको वो पूरा कर रहा है कि नहीं। कोई मान लिया टीटी फेल ही रहता है, अंक पत्र प्रमाण पत्र में विसंगतियां हैं, नंबर कम ज़्यादा फिल किया है, तो फिर उनका विचार करके मान लिया कोई शिक्षा मित्र वेटेज के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन उसको दिया जाना, मान लिया किसी ने शिक्षा मित्र सिलेक्ट, तो इन सबको जो है डेटा फिल्टरेशन होता है, फिर इसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। कुछ मान लिया गलत कैंडिडेट रहे तो उनको बाहर करेंगे, तब इसका मतलब अभिप्राय ये सिद्ध होता है कि काउंसलिंग आपने तो करवाई थी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। इसी प्रकार से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी लिखा है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब आपको नौकरी नहीं, मतलब कि अब तो 1997 को बहुत सारे क्रॉस किए, 1,46,000, क्या इनको नियुक्ति मिल जाएगी? नहीं, कुल मिलाकर जो निर्धारित कटाव पर आएंगे उन्हीं की नियुक्ति मिलेगी। ऐसी भ्रामकता आप लोग न फैलाइए अपने मन के अंदर कि कुल मिलाकर सीट से 2 गुना बुलाए जाएंगे, अब तो कोई मतलब ही नहीं, जब काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति ही नहीं तो हम क्यों जाएं, हो सकता है हो कि ना हो। तो भाई जो आपको जनपद आवंटित होगा मेरिट के अनुसार होगा, प्रमाण पत्र सभी नॉर्म्स कंडीशंस फुलफिल कर रहे होंगे, सब कुछ सही होगा तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है, राउंड काउंसलिंग है, उसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना है इनके द्वारा क्या कुछ भविष्य में किया जाएगा। संभावना यही है कि जब जो है कुल मिलाकर सीटें बचें तो कुछ जगह छुटपुट सीटें बचेंगी, फतेहपुर में मान लिया कुछ बची, मुरादाबाद में कुछ बची, अलीगढ़ में कुछ बच रही हैं, गोंडा में कुछ बच रही हैं, लखनऊ के एरिया में कुछ बच रही हैं। तो उनके लिहाज से किन अभ्यर्थियों को, मतलब ये 69,000 के बाद जो शॉर्ट डाउन किए जाएंगे तो इनको सॉर्ट आउट करने के बाद मान लिया जो रहेंगे उनको फिर से इनके वरीयता के क्रम में जिला आवंटन किया जाएगा। ये चीज़ें अभी शासन स्तर को निर्णय लेना है, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, किस प्रकार से क्या कुछ करेंगे वो उन पर निर्भर है, लेकिन आपके मेरिट के अनुसार ही आपके जिले का आवंटन होगा, ये तो श्योर है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कम मेरिट वाले को चॉइस के आधार पर उसको पहले आवंटित कर दिया। देखिए चॉइस फिलिंग में ये चीज़ें हैं, मान लिया पहले जनपद पर आपने आगरा को सिलेक्ट किया है और आगरा पर आपका गुणांक 71 है और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने दूसरे चॉइस पर जो है आगरा को सेलेक्ट किया, उसका भी गुणांक 71 है, तो जिसने पहली चॉइस पर फिल किया होगा नियमतः उसको पहले आगरा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ दैट कैंडिडेट। आपने सेकेंड प्रायोरिटी पर रखा है तो भले ही आपकी सेम मेरिट है, तो ये इसका मतलब हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं वो स्पेकुलेशन पर आधारित हैं, अनुमानित हैं, इनका कोई भी किसी प्रकार से ऑथेंटिकेशन की एकदम यही है, कंफर्मेशन नहीं है। स्व आकलन कीजिए, हमारी सलाह लीजिए और लोगों से थोड़ा मिलिए जुलिए, उनसे भी सलाह लीजिए, उनके आधार पर भी विचार विमर्श कीजिए। जनपद का जो चुनाव है वो बहुत कायदे से अपनी मेरिट के आधार पर, और ये चीज़ें डेटा भी मतलब अंदर है, गोपनीय है कि पता नहीं कहाँ की किसकी कितनी मेरिट है, कहाँ किस ज़िले में कौन ज़्यादा भर रहे हैं फॉर्म, तो ये भी है। लेकिन ये है कि अगर निर्धारित कट ऑफ पार कर रहे हैं 69,000 के अंदर हैं तो आपको नौकरी मिलनी पक्की है। किसी भी जनपद में 75 ज़िले में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो एक लंबा वीडियो हो रहा है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके रिलेशन में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।